अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी के लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हैं, इंशाल्लाह आज उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लीव इनकैशमेंट। ठीक है, लीव इनकैशमेंट क्या होता है? लीव इनकैशमेंट ये होता है कि आप जब भी किसी इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, सो आपको पूरे साल के लिए कुछ लीव्स जो है वो अलाउ की जाती हैं। लाइक अगर आपने 12 महीने वहाँ पे काम किया है तो आपको से कहा जाता है कि हर मंथ आपको 3 लीव्स अलाउ होंगी। तो अगर आपने 12 महीने काम किया है तो 12 × 3 ये आपको वो लीव्स होंगी। 36 लीव जो पूरे साल के लिए आपको अलाउ की जाएंगी कि आप ये कर सकते हो। अच्छा, कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो हर महीने एक दो छुट्टियां कर लेते हैं तो उनकी लीव्स जो है ये कटती रहती हैं। ठीक है, कुछ क्या करेंगे कि वो साल के बाद एक साथ ही सारी लीव्स जो है वो अवेल कर लेते हैं। ये बेसिकली वो लीव्स होती हैं जिनकी डिडक्शन नहीं होती। एक कंपनी आपको इजाज़त देती है कि हर महीने आपसे कि 30 दिन है हर महीने के अंदर, उनमें से आप 3 छुट्टियां कर लो, 4 छुट्टियां कर लो, 2 छुट्टियां कर लो, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। सो ये 30 दिन में से अगर आप 3 छुट्टियां कर लेते हो तो इससे आपकी सैलरी नहीं कटती। ठीक है, ये बेसिकली आपको ऑफिशियली कुछ लीव्स जो है वो अलाउ की जाती है। अच्छा, अगर कोई बंदा ये लीव्स नहीं अवेल करता, एक बंदा है जो एक महीने में कोई भी छुट्टी अवेल नहीं कर रहा, उसको 3 छुट्टियां मिली थी जो कि वो कर सकता था, स्टिल उसको उतनी ही सैलरी मिलती जितनी उसको पहले मिलनी थी। अगर वो ये 3 छुट्टियां नहीं अवेल करता तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, जो उसको इजाज़त है छुट्टियां करने की वो उसने नहीं की। और इसी तरह क्या होता है कि आप पूरे साल की भी देख सकते हो कि अगर एक बंदे को 36 लीव्स अलाउ हैं और उसने 6 लीव्स की हैं, तो बाकी 30 दिन वो एक्स्ट्रा काम कर चुका है पूरे साल में, जो उसको इजाज़त थी कि वो छुट्टियां कर सकता था बट उसने नहीं की। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयर को एक फ़ायदा हो रहा है कि एक बंदा से के 30 दिन काम कर रहा है, कोई 25 दिन काम कर रहे होंगे, कुछ भी ऐसे मतलब कुछ एक होंगी नंबर ऑफ लीव्स जो कि उसको अलाउ थी और वो उसने ना अवेल की। और आप देखें कि एक बंदा अगर एक जगह पे 10 साल काम करता रहा तो उसकी कितनी लीव्स हो जाती होंगी। तो इस तरह की सिनेरियो में अगर कोई आपकी ऐसी लीव्स हैं जो आपको अलाउ थी और आप उसको अवेल नहीं करते तो इनको हम जो है ना वो कहते हैं कि आपको इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आपकी वो पेड लीव थी जिनके आपको पैसे मिलने थे। अगर आप लीव कर भी लेते स्टिल पैसे मिलने थे, लेकिन आपने लीव नहीं की तो आप इन लीव्स को इन कैश करवा सकते हो, इनके अगेंस्ट पैसे ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये पेड लीव थी, आप अगर ये लीव्स कर भी लेते तो आपको सैलरी पूरी मिलती, बट आपने नहीं की, आपकी ये बची हुई थी वो लीव्स, इनको आप इन कैश करवा लो, इनके अगेंस्ट पैसे ले लो, आपने एक्स्ट्रा काम किया। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है इनकम फ्रॉम सैलरी में? ये एम्प्लॉयर की तरफ से एक ऐसी एक्स्ट्रा आपको इनकम मिल रही है, जैसे हम कहते हैं कि सैलरी मिल रही है। एक बंदा 12 महीने की वो सैलरी भी ले रहा है और उसके बाद अगर उसको कुछ लीव के बदले भी जो है ना लीव के बदले भी कुछ इनकैशमेंट हुई है तो एक किस्म की ये भी उसकी इनकम है और ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी है। इससे रिलेटेड ये है कि अगर आपको कोई अमाउंट मिलती है लीव इनकैशमेंट की सूरत में तो वो एग्जेम्प्ट समझी जाएगी सिर्फ उस केस में इफ़ आपको ये रिसीव हो रही है बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सो इस तरह की जो आपको लीव इनकैशमेंट मिलती है, अगर तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या आर्मी के कोई एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इन दो लोगों के लिए ये लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट है, बाकी जितने लोग हैं उन सब के लिए ये क्या है, टैक्सेबल है। और ये टैक्सेबल कहाँ पे है? इनकम फ्रॉम सैलरी में। सो अगेन, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास जो है लीव इनकैशमेंट की कोई पेमेंट आती है सवाल के अंदर कि भाई ये बंदा एक किस जगह पे काम कर रहा था और इसको इतने लीव इनकैशमेंट के अगेंस्ट पैसे मिले हैं, तो वो जितने भी पैसे होंगे वो टैक्सेबल होंगे अनलेस कि वो बंदा गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो या वो आर्मी का एम्प्लॉय हो। उन दोनों के लिए ये एग्जामेशन है, अदरवाइज हर जगह पे ये क्या होंगे, आपके लिए टैक्सेबल समझे जाएंगे और यहाँ से जितने आपको पैसे मिलेंगे वो इसी तरह होंगे जैसे आपको एक किस्म की सैलरी मिली है। वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो एक तो ये था हमारा इसकी ट्रीटमेंट थी। सेकंड अच्छा क्या है कि वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ठीक है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये फंड होता है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं तो अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है तो उसमें तो कुछ शेयर्स के ऊपर तो वर्कर का भी हक बनता है। तो इससे रिलेटेड जो है ना, अब हम ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में इतना एज सच समझने की ज़रूरत भी नहीं है, अलबत्ता हमने ये पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा चैप्टर 4 में, एक दफ़ा वहाँ पे नोट्स पे देखिएगा।
ये क्या होता है कि अगर किसी को वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में से कुछ पैसे आए हैं तो ये फुली एग्जाम्प्ट होंगे। यहाँ पे आप कोई कंडीशन नहीं है कि वो किन का एम्प्लॉय होगा तो एग्जाम्प्ट होंगे, यहाँ पे सारों के लिए यही है कि उनको ये एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। ठीक है, ये दो तो ये चीज़ें होंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आपको याद होगा प्रोविडेंट फंड हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया है इसी चैप्टर के अंदर, जब हमने कहा था कि अगर एम्प्लॉय जो है वो लोन ले रहा है एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉयर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो 0% लगा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट उससे नहीं चार्ज कर रहा, तो फिर हम देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय का भी प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा पड़ा है और क्या वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। एंड ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इस टाइम है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, से कि एक बास्केट होती है, या आप कह लें कि ये जो है ना एक थैली सी है, ये आपका प्रोविडेंट फंड है। ये किसके पास पड़ी हुई है, ये एम्प्लॉयर के पास पड़ी हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि आपकी ही सैलरी में से कुछ इनकम का हिस्सा, आपकी ही सैलरी का कुछ पोर्शन वो क्या करता है, आपकी सैलरी में से काट के इस जो है ना वो थैली के अंदर डाल रहा है या इस टोकरी के अंदर डाल रहा है। किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये फंड है, मतलब बेसिकली वो आपके सैलरी का एक सर्टेन पोर्शन काट कर अपने पास रखता जा रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है। और ये ऐसे ही होती है जैसे आप सेविंग कर रहे हो, लाइक आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे हर महीने जो है आपका एम्प्लॉयर काट के अपने पास एक बैंक अकाउंट में रखता जा रहा है या अपने ड्रॉर में रखता जा रहा है। वो कहता है कि जब आप रिटायर हो गए ना, मैं ये सारे पैसे एक साथ आपको दे दूंगा। तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक किस्म की कमेटी डाल रहे हो या आप अपने पास सेविंग कर रहे हो। ठीक है, ये एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है। मतलब एक बंदे की अगर सैलरी 1 लाख है तो इसमें से कि वो 2,000 पे हर महीने जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, तो ये एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें क्या करता है एम्प्लॉयर, कहता है कि देखो आप मेरे पास काम कर रहे हो तो आपकी तरफ से भी इसमें थोड़ा सा पैसा तो आ रहा है, हर महीने आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी आ रही है आपके फंड के अंदर। एम्प्लॉयर अपनी तरफ से एक बेनिफिट देता है कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से भी एम्प्लॉय के इस थैली के अंदर जो है या इस बास्केट के अंदर जो है वो डाल देता है। अच्छा, जैसे कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन थी 2,000 से, कि एम्प्लॉयर कहता है कि भाई 2,000 तुम हर महीने अपने कटवा के इस फंड में डालते रहो, 2,000 मैं काट के डालता रहूंगा। मैं काट के मतलब से मुराद ये कि मैं अपनी तरफ से डालता रहूंगा। ठीक है, 2,000 एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय की सैलरी से काट के इस पोटली के अंदर डाल देगा और 2,000 अपनी तरफ से डाल देगा। ये जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और ये बेसिकली क्या है, सैलरी के अलावा उसको एक बेनिफिट मिल रहा है आपके एम्प्लॉय को। ठीक है, मैं किसी जगह पे जॉब करता हूँ, उसमें अगर हमारा प्रोविडेंट फंड है तो क्या होगा, एक तो मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा कट के उस फंड में जमा होता रहेगा, प्लस मेरे एम्प्लॉय की तरफ से भी कुछ पैसे उसमें जमा होते रहेंगे। जो मेरा एम्प्लॉयर उसमें जमा कर रहा है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और जो मेरे सैलरी में से कट के वहाँ पे जमा हो रहे हैं वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। ये जो एम्प्लॉयर ने पैसे जमा करवाए हैं ये एक्स्ट्रा है मेरी सैलरी से। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, ये एक बेनिफिट ही है कि भाई एम्प्लॉयर अपने पल्ले से थोड़े से पैसे मेरे इस फंड में डालता जा रहा है, ताकि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे पास जो है ना कुछ अमाउंट आ जाए जिससे मैं रिटायरमेंट के बाद जो है वो अपना गुजारा कर सकूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है उसमें मेरा अपना भी शेयर है, मेरे भी सैलरी से कुछ पैसे कट के उसमें आ रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, अब ये फंड है, ये पोर्टली के अंदर पैसे पड़ गए, इस पैसों के ऊपर जो है वो कुछ तो वो पैसे हैं जो मैंने खुद कंट्रीब्यूट किए हैं, कुछ वो हैं जो मेरे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए हैं। से केस के अंदर इस टाइम जो है ना वो 10 लाख रुपए पड़े हैं। अब एम्प्लॉयर के पास एक तो ऑप्शन ये है कि वो चुप करके अपने ही पास रखे रखे अपने ड्रॉयर में रखता जाए, ये दूसरी ऑप्शन ये है कि वो किसी सेविंग अकाउंट में रख दे। ठीक है, सेविंग अकाउंट में रख दे, कहीं इसको इन्वेस्ट कर दे। अगर वो सेविंग अकाउंट में भी रखता है पैसे तो इसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट भी तो आएगा। ठीक है, तो ये पैसे किसके थे, एम्प्लॉय के। ठीक है, एम्प्लॉय के पैसों में कुछ उसने खुद कंट्रीब्यूशन की हुई थी, कुछ एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन की हुई थी, प्लस वो कहीं पे सेव हुए हुए थे सेविंग अकाउंट में या कहीं पे इन्वेस्ट हुए हुए थे, तो उस पर तीसरी चीज क्या आ रही थी, इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट है ये ना तो मेरी कंट्रीब्यूशन है ना एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को। जब वो रिटायर होगा उसने जो अपनी कंट्रीब्यूशन की हुई थी ये सारी
जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की हुई थी ये, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, ये तीनों चीजें मिलके जो भी पैसा होगा वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने अब जो है हमारा क्या है, प्रोविडेंट फंड। ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, एक दफा दोबारा मैंने वो रिवाइज करवा दी। ये सारा प्रोविडेंट फंड है। अच्छा, अब इसमें आप अगर देखो तो क्या क्या चीजें काबिल गौर है। एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन वो तो उसकी सैलरी में से ही कटी, और सैलरी तो ऑलरेडी हम जो है वो टैक्स करवा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। मसला आता है कि ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये तो अलग से बेनिफिट है, इसका क्या करना है, क्या इसको इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये क्वेश्चन है। या ये जो इंटरेस्ट आ रहा है इसका क्या करना है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर जब ये वो रिटायर होगा तो इस पोटली के अंदर या इस बास्केट के अंदर जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, जिसके अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है, उसका क्या करना है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मेन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है उसका क्या करना है, और जो बाद में एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगी उसका क्या करना है। ठीक है, तो ये आज हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो आज का टॉपिक समझने से पहले जरूरी है आपको समझाना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मुझे आपने ये बताना है कि अगर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है 6 लाख रुपए एक सेविंग अकाउंट में, ठीक है, और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 11% के हिसाब से, ठीक है, तो उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे इंटरेस्ट की सूरत में, उसको बेसिकली 66,000 रुपये मिल रहे होंगे। 6 लाख जिसके ऊपर 11% पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, तो वो कितने बन रहे होंगे, 66,000। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि अगर मुझे ये ना पता हो कि ये टोटल अमाउंट क्या है, मुझे ये पता हो कि 11% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 66,000, तो क्या मैं बता सकता हूं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट 13% हो तो कितनी अमाउंट बनेगी, मतलब क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये 11% के ऊपर अगर 66,000 है तो 13% के ऊपर कितनी होगी, क्या मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ इस चीज़ से, मतलब इतनी सी स्टेटमेंट से क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक अमाउंट है 66 लाख से, उसके ऊपर 11% जो इंटरेस्ट है वो है 66,000, और अगर मुझे ये क्वेश्चन में ना बताया जाए, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि 11% इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, 66,000, और अब हम कहेंगे 13% कितना होगा, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, मुझे ये वाली से कि नहीं पता, तो क्या मैं ये इंटरेस्ट की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा कि भाई 66,000 आ रहा है 11% के ऊपर, तो मल्टीप्लाई अगर मैं 13% से कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 78,000। ठीक है, अब जरा आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 6 लाख का 13% लें, वो इतना ही आएगा। ठीक है, सो समझाने का मतलब ये था कि अगर हमें एक इंटरेस्ट रेट गिवन हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो कि 11% के ऊपर जो है वो आपका इतना इंटरेस्ट बन रहा है, और आपसे पूछा जाए कि से 16% के ऊपर कितना बनेगा, तो आप बता सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट की बात ही नहीं हो रही कि ये 11% किसका लगाया तो ये फिगर आई मेरे पास। एक तो ये है कि पहले आप इसे रिवर्स कैलकुलेशन करके आप यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालें और फिर उसका 16% ले लें, एक तो ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन आसान सी है, आप क्या करो, आप 66,000 जो है ये 11% है, ठीक है, ये निकालो और मल्टीप्लाई कर दो इसको से कि 16% है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक इस केस के अंदर क्या था कि 66,000 11% पे था, मैंने 66,000 को डिवाइड करवा दिया 11% से और मल्टीप्लाई कर दिया 13% से, तो ये मेरे पास आ गया 78,000। खैर ये इसलिए समझाना जरूरी था, आगे हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे प्रोविडेंट फंड का, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, आप फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। चलें, अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हमने ग्रेजुटी के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए स्कीम्स होती हैं, मोस्टली रिटायरमेंट के बाद जो उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। इस तरह आज प्रोविडेंट फंड की हम जो है ना वो ट्रीटमेंट देखते हैं। अच्छा, प्रोविडेंट फंड भी क्या हो सकता है, या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए तो आपका गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो सकता है, या अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हो सकता है आपका प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज करवा लिया गया हो या अनरिकग्नाइज्ड। तो ये तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, दो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीन अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब हमने पहले कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। एक तो ये था कि इस जो भी है, ये अगर हम कहें कि ये प्रोविडेंट फंड की वो टोकरी है जिसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, इन पैसों के अंदर एक चीज क्या होगी,
कंट्रीब्यूशन होगी जो कि होगी एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का क्या करना है? जब एम्प्लॉय को ये पैसे मिल रहे होंगे या हर महीने वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की क्या ट्रीटमेंट है? तो अगर तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, एम्प्लॉय की तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कोई ट्रीटमेंट है। इसके पीछे रीजन क्या है कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन बेसिकली उसकी सैलरी का ही कुछ हिस्सा होता है जो काट के इधर जमा करवा दिया गया होता है। और सैलरी के ऊपर तो हम वैसे टैक्स लगा रहे हैं, मतलब एक बंदे की अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो ग्रोस अमाउंट के ऊपर तो पहले ही हम इनकम फ्रॉम सैलरी में लेके जाके इसके ऊपर टैक्स लगवा रहे होंगे, ये तो हमारी वर्किंग में पहले से आ रहा होगा। इसी 1 लाख में से 2,000 काट के इधर जमा करवाएं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक दफा टैक्स हो गया, उसको बार बार टैक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एक चीज जो सबसे जरूरी है कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन होती है इसकी तीनों केसेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं लगाना। बात आ गई एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की, इस पूल के अंदर जो एम्प्लॉयर ने अपने हिस्से से डाला है, मतलब अपनी तरफ से डाला है, अपना हिस्सा तो नहीं कह सकते, अपनी तरफ से कुछ पैसे डाले हैं, से कि 2,000 रुपये इस बास्केट में डाले हैं जो कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, इसकी क्या ट्रीटमेंट है? अगर तो ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं है और रिकग्नाइज्ड हुआ हुआ है तो फिर क्या होगा? फिर लिमिट है कि कहाँ तक एम्प्लॉयर का जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है उसको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। वो लिमिट है 1,50,000 या 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस विच एवर इज लो। आपको देखना पड़ेगा कि साल की कंट्रीब्यूशन कितनी है एम्प्लॉयर की, ठीक है, उसको से कि एक साल की जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपया एम्प्लॉयर की तरफ से। इसको आपने एग्जाम कहाँ तक कर सकते हो? दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नंबर एक कि 1,50,000, इसको कंपेयर करो। दूसरी चीज़ क्या है? 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। अब इधर स्पेसिफिकली डेयरनेस अलाउंस को ऐड किया गया है। डेयरनेस अलाउंस इन दोनों का सम होगा, उसका 1/10 ले लो, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे, से कि हम कहते हैं इसका 1/10 जो है ना वो आया है 1,60,000 बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस का। अब 2 लाख की एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, इसमें से इन दोनों में से लोअर देखो कि कौन सा लोअर है, 1,50,000 या 1,60,000? 1,50,000। इतने से इसको एग्जाम्प्ट कर दो। 2 लाख उसकी कंट्रीब्यूशन थी माइनस 1,50,000, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉयर का हिस्सा जो उसने डाला है प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है तो एग्जाम्प्ट, लेकिन एक खास लिमिट तक। वो लिमिट क्या है? लोअर ऑफ 1,50,000 या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, जो भी इनमें से लोअर होगी उस हद तक वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, जो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होते हैं ना उसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ये तो अच्छी बात लग रही है कि भाई एम्प्लॉय, फिर तो इसका मतलब है प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज ही ना करवाओ, ठीक है, उसकी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। खैर आगे देखते हैं। अच्छा, फिर ये दोनों कंट्रीब्यूशन हो के कुछ पैसे पड़े होंगे, इसको हमने इन्वेस्ट किया होगा जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर के इस एम्प्लॉय की इस बास्केट में इंटरेस्ट जो आता जा रहा है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है? अगर तो ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो ये एग्जाम्प्ट है, और अगर ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं है लेकिन रिकग्नाइज करवाया हुआ है, तो ईयरली इंटरेस्ट जो इसमें आ रहा है, इस पैसों के ऊपर जो पूरे साल का इंटरेस्ट आया है वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है? हायर ऑफ 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन अकामुलेटेड बैलेंस, मतलब ये जितना भी बैलेंस था उसके ऊपर जितना 16% इंटरेस्ट बनता है उस लिमिट तक ये क्या है? एग्जाम्प्ट है। या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, जो इनमें से हायर वैल्यू होगी उसको हम एग्जाम्प्ट करते हैं, ठीक है। आगे चल के क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आपको ये बेहतर समझ आएगा। अच्छा, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो इसमें इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो इंटरेस्ट आ रहा है इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो बेहतर है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, ठीक है। खैर, लास्ट पॉइंट ये है कि जब आपको रिटायरमेंट हुई आपकी तो ये सारा बैलेंस जो है अकामुलेटेड जितना भी जमा हुआ हुआ था, जब इसकी पेमेंट होगी तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है? अगर तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो ये एग्जेम्प्ट है, मतलब
एक सिंपल सी याद रखनी है चीज़ कि भाई गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड तो वैसे ही उसकी कुछ भी नहीं आपने करनी ट्रीटमेंट, उसकी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है, और जब आपको अकामुलेटेड बैलेंस मिलेगा तब भी वो एग्जाम्प्ट है। हाँ, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सारे केसेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो हमने देख लिया, तो ये तो ईजी हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने कहा कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक हद तक एग्जाम्प्ट है। वो लिमिट क्या है, लोअर ऑफ 1,50,000 या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस स्टेट अलाउंस, जो इनमें से लोअर होगा उस लिमिट तक वो एग्जाम्प्ट है। और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उसकी भी पूरे साल की अगर हम देखेंगे किस हद तक वो एग्जाम्प्ट है, तो वो है हायर ऑफ 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट जो कम्युलेटेड बैलेंस के ऊपर आ रहा है, या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेटनेस अलाउंस, इसमें से जो हायर वैल्यू होगी उस लिमिट तक ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अनरिकग्नाइज की बात करें तो इसमें इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब जब पेमेंट ऑफ अकामुलेटेड बैलेंस की बात हो रही है, जब आपको रिटायरमेंट के वक्त ये सारा पूल में जितना पैसा पड़ा है वो एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के केस में तो ये एग्जाम था। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में भी ये एग्जाम्प्ट है। क्यों एग्जाम्प्ट है कि इसके ऊपर जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी और इंटरेस्ट जो आ रहा था ये हर साल साथ साथ टैक्स होता रहा, तो जब ये पेमेंट आपको पूरी मिल रही होगी तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्योंकि हर साल हम इन दोनों की कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे, जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी और जो इंटरेस्ट था, इसकी कोई ट्रीटमेंट हमने नहीं की, सो अब ये क्या है, ये सारा टैक्सेबल होगा सिर्फ इसमें से जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो निकाल के, मतलब जितना पैसा एम्प्लॉयर ने उसमें डाला हुआ है और जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है ये सारा टैक्सेबल होगा जब आप रिटायर होंगे। ओनली द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन अकाउंटेड बैलेंस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट्स। तो अब इसको जरा आप समझें, हुआ क्या है इसमें। हुआ ये है कि प्रोविडेंट फंड के केस में तीन केसेस हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होगा तो उसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है और एंड पे जो आपको अकामुलेटेड बैलेंस मिल रहा है, ये तीनों एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो है वो वैसे उसके ऊपर कोई टैक्स की वर्किंग नहीं है, क्योंकि वो उसका वही सैलरी का एक थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ रहा होता है और सैलरी वैसे हम टैक्स करवा रहे होते हैं। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होती है हर साल, मतलब हर साल में आप देखोगे कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया आपके फंड में, फिर आप उसको कंपेयर करोगे 1,50,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, इनमें से जो लोअर वैल्यू होगी वहां तक आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हर साल एग्जाम्प्ट समझा जाएगा, बाकी को आपने अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लेना है, यानी कि उसके ऊपर आप टैक्स देना शुरू कर दोगे। अच्छा, फिर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपके प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा था तो वो भी किसी खास लिमिट तक एग्जाम्प्ट किया गया है। वो लिमिट क्या है कि आपने हायर वैल्यू देखनी है। ऊपर वाले केस में लोअर वैल्यू थी, मे भी गलती से मैं हायर ना कह गया, ऊपर वाले केस में लोअर वैल्यू थी, इस वाले केस में क्या है, हायर वैल्यू। हायर वैल्यू देखनी है 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन अकामुलेटेड बैलेंस, जितना पैसा पड़ा हुआ था उसके ऊपर अगर 16% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, जो अमाउंट बनेगी एक तो वो देख लो, से कि हम कहते हैं कि वो अमाउंट बन रही है 50,000, प्लस आप देख लो कि 1/3 कितना बनता है बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस का, से कि वो बनता है 65,000। तो अब अगर आपका ईयरली इंटरेस्ट आया है 75,000 या 75,000, इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा इन दोनों का हायर, यानी कि 65,000, तो इसमें से 65,000 आप निकाल दोगे, बाकी जो 15,000 है इसको अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा बनाओगे, इसके ऊपर टैक्स दोगे। और जब रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में आपको रिटायरमेंट के ऊपर सारा पैसा मिलेगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो वैसे एग्जाम्प्ट है। अच्छा, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, ठीक है, जैसे हम एम्प्लॉय की कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे इसी तरह एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है हर साल उसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन जब आप रिटायर होगे तो जितना फंड में पैसा पड़ा होगा उसमें से सिर्फ एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो क्या बच रहा होगा, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस साल आपको ये पैसा मिलेगा उस साल ये सारा बैलेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सो समरी देखते हैं। प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में या तो रिकग्नाइज होगा या अनरिकग्नाइज होगा। अगर रिकग्नाइज है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एग्जाम्प्ट ही है, ठीक है, दोनों केसेस।
अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हर साल अगर बात करें रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो एक लिमिट तक एक्सटेंड है, वो लिमिट हमने पढ़ ली है, ठीक है, लोअर ऑफ 1,50,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेडनेस अलाउंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एग्जाम्प्ट ही समझा जाएगा हर साल। इंटरेस्ट जो है यहाँ पे एक सर्टन लिमिट तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 16% ऑफ अकाउमुलेटेड बैलेंस, या जो आपका आ रहा है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेडनेस अलाउंस, इनमें से जो हाई वैल्यू है वहाँ तक ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अनरिकग्नाइज के केस में ये जो है ना इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट समझा जाएगा। इसमें जो अकाउमुलेटेड पेमेंट्स है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, लेकिन इस केस में जो अकाउमुलेटेड पेमेंट्स हैं उनमें एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बाकी जो है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले करते हैं फिर इसकी तरफ आएंगे। मैं आपको ना पहले एक क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास ना दो सिनेरियोज हैं। हमारे पास आ रहा है कि एक हैं भाई साहब जिनका नाम है मिस्टर सत्तर, वो रिटायर हुए हैं 31 मार्च 2012 को। अच्छा, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है 2010 के बारे में, 2011 के बारे में, 2012 के बारे में, ठीक है। उनकी बेसिक सैलरी पर मंथ कितनी थी? 70,000 थी, फिर 80 होगी, फिर 90 होगी। उनका डिनर अलाउंस पर मंथ जो है वो 10,000 था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। उनका हाउस रेंट अलाउंस जो है पर मंथ वो 30,000, 35,000 और 40,000 था। ये इन 3 सालों में हमें पता लगा। अच्छा, कुछ और डाटा हमें बताया गया है जो कि है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। हमें बताया गया कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 2010 में है 1,26,000, ठीक है, 2011 में है 1,44,000, 2012 में है 1,21,000, और टोटल अब तक कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई है? 3,91,500। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी सेम इतनी ही है हर साल। अच्छा, इसके ऊपर हर साल जो था ना इंटरेस्ट आ रहा था। 2010 में इसके ऊपर 40% इंटरेस्ट आया, 2011 में इस पे 60% आया, और 2012 में इस पे 58,000 आया, ठीक है, तो टोटल इतना इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट रेट आ रहा था ना हर साल वो था 17%, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल इनकम, अज्यूम करते हुए कि अगर वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है वो रिकग्नाइज है, फिर एक दफ़ा हमने करना है प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे प्रोविडेंट फंड नॉट रिकग्नाइज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये प्राइवेट कंपनी ना होती और गवर्नमेंट की कोई कंपनी होती उसमें कर रहा होता तो फिर तो ये वाला एरिया तो सारा आपने इग्नोर ही कर देना था, ये सारा ही एग्जाम्प्ट। क्वेश्चन तो ये है कि क्या नॉन गवर्नमेंट फंड हो, प्रोविडेंट फंड, वो रिकग्नाइज हो तो क्या ट्रीटमेंट है, और अनरिकग्नाइज हो तो क्या ट्रीटमेंट है, ये मेन क्वेश्चन। आप लोग इस स्लाइड की ना एक दफ़ा पिक्चर ले लें ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो आपके साथ साथ जो है ना ये आपको सॉल्व होता रहे, ठीक है। अब हम से के आगे चलते हैं। और अच्छा, तीसरा ये भी है, वो भी खैर क्वेश्चन में है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती तो फिर क्या ट्रीटमेंट होती। अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है ना इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम जो था वो था, आई थिंक आप भी देखिएगा, इसका नाम था मिस्टर सफ्तर, ठीक है। और मिस्टर सफ्तर की 3 साल का हमारे पास डाटा है, 2010, 2011 और 2012, ठीक है। तो मिस्टर सफ्तर है, हमने क्या निकालना है इसका, हमने निकालनी है इसकी जो है ना वो टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं हम इसकी, ठीक है। टैक्सेबल इनकम निकालनी है, बिल्कुल टैक्सेबल इनकम निकालनी है हमने इसकी, तो टैक्सेबल इनकम वो निकालनी है। इससे कि पहले हम कर लेते हैं टैक्स ईयर 2010 की बात। टैक्स ईयर 2010 की बात करने के लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा, क्योंकि 3 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर ये जो है वो काम कर रहा है प्राइवेट कंपनी में और प्रोविडेंट फंड जो है वो रिकग्नाइज है। अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो फिर हम इसको कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमारे पास आ गई उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी उसकी हमारे पास थी 70,000 मल्टीप्लाई बाई 12। इसमें तो वो पूरे साल काम करता रहा ना, तो यहाँ पे इसकी कितनी बन गई? 8 लाख
40,000 इसकी बेसिक सैलरी। फिर आ जाता है डेयरनेस अलाउंस। ये है जी हमारे पास 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ के लिए बन गया 1,20,000। ठीक है। फिर है हमारे पास रेंट अलाउंस। रेंट अलाउंस हमारे पास पर मंथ था 2010 का 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास आ गया 3,60,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में सारे गिवन थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोविडेंट फंड की वर्किंग पे। ठीक है, प्रोविडेंट फंड में हमने कहा कि जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि दी गई है, ये देखें एम्प्लॉय की, ये सैलरी वाला ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने तीनों ले लिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जाके रिटायर हुआ है 31 मार्च 2012, तो 2012 में इसके मंथ कम हो गए, बाकी दोनों सालों में 12-12 महीने ही इसने काम किया हुआ। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो थी वो थी 1,26,000। ठीक है, लेकिन ये 1,26,000 जो था, ये क्या इसको हम उसमें सैलरी में लेके जाएंगे? सैलरी में तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही सैलरी के अंदर टैक्स आ रहा है। ये जो बेसिक सैलरी 70,000 थी, इसी में से कुछ कट के तो ये बना था इसका 1,26,000। सो इसको हमें सैलरी में नहीं लेके जाना। ठीक है, इसकी जब हम यहाँ पे बात करेंगे, हाँ बिल्कुल हम लिख लेंगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, और आगे लिख लेंगे ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सैलरी। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, इसको तो आप जीरो कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आपने ना हमेशा क्वेश्चन करते हुए एक बाहर का कॉलम रखना है, एक ये दरमियान में आप वर्किंग कर रहे होगे जो भी, एक इधर मजीद अगर नेट वगैरह करना हो तो आप इधर कर सकते हैं। लाइक अभी हम जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो देखने जा रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी है क्वेश्चन में, वो हमारे पास आ रही है 1,26,000। ठीक है, एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर लेने दें। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 2010 में थी 1,26,000। ठीक है, 1,26,000 ये आ गया। इसमें से कुछ एग्जाम्पशन है मेरे पास, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोविडेंट फंड है वो रिकग्नाइज्ड है, तो इसमें से जो एग्जाम्पशन है वो हम कर दें लेस एग्जाम्प्ट अप टू। ठीक है, लोअर ऑफ, दो वैल्यूज़ होंगी लोअर ऑफ जिनमें कंपैरिजन करना होगा। एक वैल्यू है जो कि हमारी निकल रही है 150,000, जो हमने पढ़ा था कि 1,50,000, इसको देख लो, या 10% ऑफ दो वैल्यूज़ का, बेसिक सैलरी एंड डेयरनेस अलाउंस, इन दोनों का सम। ठीक है, और वो 1/10 में अगर निकालूंगा तो वो 1/10 ऑफ निकलेगा मेरा 8,40,000 का, प्लस 1,20,000, इनका 1/10 लेना है, तो ये दोनों में जो कंपैरिजन बन रहा है वो बन रहा है ये 1,50,000 जो यहाँ से ही आया है। ठीक है, और इसका जो 10% बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 96,000। तो 1,50,000 और 96,000 में से लोअर वैल्यू कौन सी है? 96। ठीक है, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में से 96,000 तक की एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और बाकी मेरे पास क्या बचेगा? ये 40,000, ये उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। सॉरी, 40,000 नहीं बचेगा, 30,000। ठीक है, ये 30,000 उसकी, ये जो आउटर कॉलम है जिसमें मैं उसकी सारी सैलरी इनकम लिख रहा हूँ, इसमें मैं इसको टैक्सेबल बना दूँगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट उसका कितना आ रहा है क्वेश्चन के अंदर? तो इंटरेस्ट है उसका 40,000। ठीक है, पूरे साल का। और ये इंटरेस्ट कैसे निकला है? 17% के हिसाब से। तो अब जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में इस आज के लेक्चर के स्टार्ट में आपको करवाई थी ना वर्किंग, अब वो काम आने वाली है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये है हमारे पास 40,000, लेकिन ये एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट अप टू हायर ऑफ नंबर वन। हायर जो है वो हमने लेना है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डेयरनेस अलाउंस, जो कि इन दोनों का सम बन रहा है। इसका 1/3 लेना है, तो जो वैल्यू आएगी
ठीक है, अगर मैं इसका 1/3 लेता हूँ तो मेरे पास आ जाती है 3,20,000। ठीक है, और दूसरा मैंने कंपैरिजन करना है इसका, जो मेरे पास 16% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बनेगा उसके साथ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि 40,000 आया है 17% के हिसाब से, तो मैं 40,000 को अगर डिवाइड कर दूं 17% से और मल्टीप्लाई कर दूं 16% से, तो मेरे पास आ जाएगा 16% का इंटरेस्ट रेट, जो आ जाता है 37,647। ठीक है, और ये एग्जाम्प्ट कहाँ तक है? अप टू लिमिट जो है वो 3,20,000 तक। तो अगर मैं ये 40,000 का इंटरेस्ट आया है, इसमें से 3,20,000 करूँ तो ये तो मेरा काफी ऊपर तक एग्जाम्प्ट है। मतलब 40,000 तो कम है, मतलब मेरे पास अगर 3,50,000 भी होती तो तब भी मुझे उसमें से एग्जाम्पशन मिलके बाकी कुछ बचता। यहाँ पे मेरे पास जो लॉ ने एग्जाम्पशन रख दी, वो कहा कि भाई इन दोनों का हायर ले लो, तो जो हायर बन रहा है वो बन रहा है 3,20,000। यहाँ तक एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब यह है कि जो मुझे इंटरेस्ट आया है वो तो मेरी एग्जाम्पशन की लिमिट से कम आया है, वो आया सिर्फ 40,000। मेरे पास एग्जाम्पशन की लिमिट कहाँ तक पहुंच रही है? 3,20,000 तक। सो इसमें से मैं कुछ भी बैलेंस जो है वो टैक्स नहीं करवाऊंगा, इसमें से कुछ भी बैलेंस जो है वो इधर नहीं आएगा। ठीक है, सो अब मेरे पास जो मेरी टैक्सेबल इनकम बनी, वो बनी मेरी बेसिक सैलरी 12 महीने की, डेयरनेस अलाउंस 12 महीने का, रेंट अलाउंस 12 महीने का, जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन थी एम्प्लॉय की, वो कुछ नहीं आया। एम्प्लॉयड की जो कंट्रीब्यूशन थी 1,26,000, उसमें से एग्जाम्पशन मिलने के बाद आया 30,000। जो इंटरेस्ट था वो था 40,000, उसमें एग्जाम्पशन की लिमिट उससे ज़्यादा थी 40,000 से, तो उसमें भी कुछ नहीं यहाँ पे आया। तो मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम बन गई वो बन गई कि 13,50,000। ये मेरी टैक्सेबल इनकम है। कब की? 2010 की। और फंड कौन सा था? रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस होंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो हमारी सैलरी जो है वो बढ़ गई थी, इसी तरह बाकी चीज़ें भी बढ़ गई थी। तो इसमें से ना कुछ चीज़ें मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, लाइक ये मेरा चेंज होने जा रहा है, ये चेंज होने जा रहा है, ये चेंज होने जा रहा है, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी मेरी। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी मेरी। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और अब मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, 2011 का 11 की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। और मेरा फंड कौन सा है? रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सो 2011 की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 2011 के अंदर सैलरी जो थी इसकी पर मंथ वो थी 80,000। ठीक है, यहाँ पे 80,000, और ये 12 मंथ ही इसने काम किया था, तो इसकी सैलरी बन गई 9,60,000 पूरे साल की। ठीक है, इसका जो डेनर्स अलाउंस था वो था 15,000। ठीक है, 12 महीने से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1,80,000। अच्छा, इसका जो रेंट अलाउंस था वो था 35,000 12 महीने का, तो ये बन गया 4,20,000। प्रोविडेंट फंड की बात करें तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी का पार्ट थी, वो ऊपर हमने टैक्स करवा दी, तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस साल 2011 में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी 1,44,000। ठीक है, ये देखिए, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी, सॉरी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी 1,44,000। ठीक है, तो 1,44,000 में से अगर मैं कहूँ कि कितना मेरा एग्जाम्प्ट हो रहा है, तो मेरा एग्जाम्प्ट होना है, आपको सॉरी आपको पता है कि एग्जाम्प्ट होगा लोअर ऑफ 1,50,000, या जो है 10% ऑफ मेरी बेसिक सैलरी और डेयरनेस अलाउंस, इन दोनों को यहाँ पे मैं ऐड करूँ तो उसका 10% लो।
1,50,000 तो फिक्स है, वो मैंने लिख लिया। अब दूसरा जो 1,50,000 के साथ मेरा कंपैरिजन होना है, वो बन रहा है 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डेयरनेस अलाउंस, वो बन रहा है 1,14,000। अगर मैं 1,44,000 में से 1,14,000 लेस कर दूं, क्यों 1,14,000 लेस कर रहा हूँ, क्योंकि 1,14,000 लोअर वैल्यू है 1,50,000 से, तो ये इसमें से लेस होनी है, इतने हद तक उसको एग्जाम्पशन मिलनी है। तो मेरे पास जो बाकी टैक्सेबल बनता है वो है 30,000। अब जब मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ, तो मुझे इस साल जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 60,000। ठीक है, उसमें से एग्जाम्प्ट है हायर ऑफ 1/3 ऑफ, जो है ना वो ये हमारी बेसिक सैलरी थी 9,60,000, और जो बाकी आ रहा है, मतलब ये दोनों यहाँ पे मैंने लिखने हैं यहाँ पे, और इनका 1/3 लेना है। जो इनका 1/3 मेरे पास आएगा वो आएगा 3,80,000। और बाकी मेरे, मुझे पता है कि इस साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है 60,000 का, और ये 17% है, तो 16% का कितना, 16% इसका कितना बनेगा, 56,471। ठीक है, 56,471। अब मेरी एग्जाम्पशन है हायर तक, तो 3,80,000 हायर है 56 से। ठीक है, तो जब मैं इसको 60,000 से कंपेयर करता हूँ, तो 60,000 तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इंटरेस्ट की एग्जाम्पशन की लिमिट है 3,80,000। तो मैं इस साल इस इंटरेस्ट का कोई भी हिस्सा जो है वो टैक्स नहीं करवाऊंगा। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो ये मेरी ऊपर वाली वैल्यूज प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो कि एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम बनेगी 15,90,000। ठीक है, तो ये मेरी क्या बनेगी, टैक्सेबल इनकम बनेगी। अब अगर मैं इसी को 2012 तक लेके जाऊं, तो 2012 में मेरी एक तो सैलरी चेंज होती है, एक जो है वो मेरी डेयरनेस अलाउंस चेंज होगा, एक मेरा जो है वो रेंट अलाउंस चेंज होगा, तो उसकी वजह से ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। ठीक है, प्लस जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होगी। फिर जो मैं कंपैरिजन करता हूँ लोअर वैल्यू का 1.5 लाख और दूसरी वैल्यू के साथ, वो चेंज होगा। फिर इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज होगी, और फिर मैं जो हायर वैल्यू वाला कंपैरिजन करता हूँ वो चेंज होगा 1/3 और 16% वाला। ठीक है, तो ये मेरी चीज़ें चेंज होनी है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, वो जो हमने निकालनी है। सो 2012 की जब हम बात करते हैं, तो 2012 में 2012 में जो हमारे पास बेसिक सैलरी आ रही थी वो 90,000 थी। ठीक है, 90,000, लेकिन मैंने 12 महीने काम नहीं किया था, मैंने 9 महीने वहाँ पे काम किया था मेरे क्वेश्चन के मुताबिक। अगर हम देखें तो आपने 31 मार्च को वहाँ से आप जो है ना वो रिटायर हो गए थे, सो 9 मंथ आपने वहाँ पे काम किया था। ठीक है, सो 12 की जगह अब मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा, तो मेरे पास जो मेरी बेसिक सैलरी आ गई वो आ गई 8,10,000। 8,10,000। ठीक है, डेढ़ अलाउंस जो था मेरा वो था 20,000। ठीक है, और 9 महीने मैंने काम किया था, तो ये मेरा बन गया 1,80,000। रेंट अलाउंस जो था मेरा वो था 40,000, और ये भी मैंने 9 महीने काम किया, तो 9 महीने का मिला होगा, ये बन गया 3,60,000। ठीक है, तो ये मेरे पास चीज़ें आ गई। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं करना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो इस साल कितनी है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर मैं इस साल देखूं तो मेरी है 1,21,500। ठीक है, लेकिन ये एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट है, वो लिमिट क्या है, लोअर ऑफ 150,000। ठीक है, और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस का निकालूं, 10 जो है वो बन रहा है, सॉरी 10% जो इसका मैं निकालूं तो वो बन रहा है 99,000। तो यहाँ तक ये एग्जाम्प्ट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक एग्जाम्प्ट है, तो बाकी जो टैक्सेबल में जाएगी वो जाएगी 22 लाख, 22,000, सॉरी 500, 22,500। अब जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट में हमें पता है कि 1/3 ऑफ जो है ना बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, इसका कंपैरिजन हमने करना है, वो इंटरेस्ट जो 16% के हिसाब से आता। ठीक है, तो अभी
क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास है वो इंटरेस्ट बन रहा है, जो गिवन है वो है 58,000। ठीक है, तो 58,000 डिवाइडेड बाय 17% मल्टीप्लाई बाय 16%, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 54,588। और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस का आंसर आता है 3,30,000। ठीक है, और मेरी जो इंटरेस्ट आया है इस साल वो आया 58,000। तो 58,000 से ज़्यादा मेरे पास लिमिट है जहाँ तक ये एग्जाम्प्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम मेरी क्या बनेगी, 13,72,500। ठीक हो गया। सो ये क्वेश्चन हमने किया जब प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड हो। अब जब हम अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं तो 2010 से दोबारा से करना पड़ेगा। मेरे से सारा ही वो ख़त्म हो गया है सफदर। ठीक है, इसकी टैक्स ईयर अगर हम 2000 जो है वो 10 करते हैं और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड हम पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम कहते हैं सेकंड पार्ट जो है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी पे आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक सैलरी के ऊपर। बेसिक सैलरी पहले साल इसकी अगर हम कहें तो 70,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये बन जाता था 8,40,000। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद अगर हम डेयरनेस अलाउंस की बात करें तो डेयरनेस अलाउंस इसका था 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, तो ये बन गया 1,20,000। फिर रेंट अलाउंस की बात करें तो रेंट अलाउंस जो था वो था 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बन गया 3,60,000। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, उसके बाद जब फंड रिकग्नाइज ना हो तो मुझे बताएं कि क्या उसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन होती है, ट्रीटमेंट होती है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। हाँ, अकमलेटेड बैलेंस जब रिटायरमेंट पे मिला जाएगा तो उस टाइम उसको टैक्सेबल बनाना है। सो 2010 में तो हमारे पास प्रोविडेंट फंड जो है उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं आ रही। सो यही मेरी टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। ये बन गई 13,20,000। ठीक है, और इसी तरह 2011 की जब हम बात करेंगे तो बेसिक सैलरी आएगी मेरे पास, डेयरनेस अलाउंस आएगा, रेंट अलाउंस आएगा, और वो मैं 12-12 महीने का निकाल के तो टैक्सेबल इनकम निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये था 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये था हमारा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9,60,000। ठीक है, ये आ गया 1,80,000, और ये हमारे पास आ गया 4,20,000। ठीक है, तो इस साल भी मेरी ना तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट है, ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, ना इंटरेस्ट की कोई ट्रीटमेंट है। सो सिंपल 15,60,000 जो है यही मेरी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब बात आती है जिस साल आपको जो है ना वो मिला, अकमलेटेड बैलेंस मिला जब आप रिटायर हुए, उस साल की बात करते हैं। वो है 2012। ठीक है, इस साल जो है अब ज़रा हमें पैसे एक साथ मिलने हैं, और जब अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो तो जब एक साल पैसे मिलते हैं, एक साल में ही सारे पैसे मिल रहे होते हैं रिटायरमेंट के ऊपर, तो फिर आपने उसको टैक्सेबल करना होता है। तो अब उसकी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 2012 की जब हम बात करते हैं तो 2012 के अंदर जो सैलरी है वो 90,000 थी। ठीक है, लेकिन 9 महीने हमने काम किया था, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 9 हम करें तो 8,10,000 बनता है। ठीक है, डेयरनेस अलाउंस जो था वो था 20,000 का, लेकिन 9 महीने काम किया था, फिर हम रिटायर हो गए थे, तो 20,000 के हिसाब से 9 को मल्टीप्लाई करें तो 1,80,000 बनता है। अच्छा, रेंट अलाउंस जो था वो था 40,000।
इसको 9 महीने का मिला तो ये कितना बनता है, 9 महीने के हिसाब से ये बनता है 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 ही है। अब आ जाते हैं हम कि इसको एक चीज़ और होगी जो कि होगी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, वो है अकामुलेटेड बैलेंस। ठीक है, प्रोविडेंट फंड का ये जितना भी उसको मिला है, यहाँ पे ज़रा जाके देखेंगे कितना है उसका, जो उसको टोटल मिल रहा है। वो टोटल उसको जो मिल रहा होगा वो होगा दो चीज़ों का, मतलब अगर हम इस सारे का सम करें और उसमें से एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन निकाल दें तो ये भी पॉसिबल है। अदरवाइज एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट उसके ऊपर आया है, इस सारे को टैक्सेबल करना है। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 391,500 प्लस 1,58,000। ये जो है ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, ये एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है। ये जो टोटल बना 5,49,500, ये क्या है, ये अब टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि उसने साथ साथ टैक्स नहीं करवाया था। उसका जो फंड था वो अनरिकनाइज था। अगर ये रिकनाइज होता तो हर साल ये टैक्स होते रहते, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, और उसके ऊपर किसी हद तक आपको जो है ना वो एग्जाम्पशन भी मिल रही होती। लेकिन क्योंकि ये अनरिकनाइज था तो आपको एक ही दफ़ा जब आपको पेमेंट मिलेगी, जब आप रिटायर होगे, तो वो सारे का सारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम बन गई वो बन गई 18,99,500। तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट था कि अनरिकनाइज हो, तो वो भी हमारा हो गया। अब तीसरा पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, उसमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होती प्रोविडेंट फंड की। उसमें एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट और अकाउमुलेटेड बैलेंसेस ये सारे एग्जाम्प्ट होते हैं, तो वो तो सिंपल है, वो आपने खुद करना है। तो अब ज़रा हम पढ़ लेते हैं इसको कि टैक्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। टैक्सेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में है कि नंबर वन, अगर तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पेड हो रही होती है, सैलरी का पार्ट होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट है कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जाम्प्ट होगी अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी और 1,50,000। ठीक है, इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर जो आ रहा है वो एग्जाम्प्ट होगा हायर ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, ये बेसिक सैलरी प्लस भी है। बेसिक सैलरी का मतलब ये है कि इसके अंदर बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। ठीक है, बाकी अलाउंसेस नहीं है, सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। अच्छा, इंटरेस्ट के केस में एग्जाम्प्ट होगा हायर ऑफ 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 16%। तो ये आपको पता है कि कैसे करना है। और अकामुलेटेड बैलेंस जो है होल ऑफ द रिसीट इज एग्जाम्प्ट, वो एग्जाम्प्ट होगा किस केस में, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के ऊपर आप साथ साथ टैक्स दे रहे होगे कुछ एग्जाम्पशन को लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपने करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, बाकी इसको स्लाइड को आप पिक्चर ले लीजिएगा या खुद कीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, यहाँ तक इसकी पिक्चर लेके इसको आपने खुद करना है। ठीक है, नीचे वैसे सोल्यूशन भी है, आप इसको खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी यहाँ तक पिक्चर लेके इसको खुद अटैम्प्ट करना है आपने, ये नीचे आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक इसकी पिक्चर लेके इसको आपने खुद अटैम्प्ट करना है, नीचे पे सोल्यूशन भी है, उससे भी आप देख सकोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं बी, अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो तो फिर क्या है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी एग्जाम्प्ट है। पेमेंट ऑफ कम्युलेटेड बैलेंस की बात करें तो वो भी एग्जाम्प्ट है, और इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी एग्जाम्प्ट है। इसका क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, इसकी पिक्चर लेके आपने इसका खुद क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसका आंसर भी नीचे आ जाएगा आपके पास। तीसरा केस है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके इंटरेस्ट की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये हर साल की बात हो रही है। और जब अकोमोलेटेड बैलेंस मिलता है तो जितनी अमाउंट मिल रही होती है उसमें से एम्प्लॉयर और जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट है, ये सारा टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय वाला पोर्शन नहीं टैक्सेबल होगा। ठीक है, फाइनल अमाउंट रिसीव जितनी भी होगी उसमें से एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन निकाल लें तो बाकी बच जाएगा एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल होगा। तो इसका क्वेश्चन भी आपने करना है, इसकी पिक्चर ले लें और उसके बाद आप जो है इसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगा। ये कम्यूटेशन और पेंशन और ग्रेजुटी, ये वाला टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। सो बाकी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको बहुत अच्छे से करना है और ये आपने लाजमी चैप्टर करना है क्योंकि इसमें से लाजमी बात है कि क्वेश्चन आएगा और उसमें मल्टीपल जब एडजस्टमेंट्स आती हैं तो बच्चे वैसे भी कंफ्यूज होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करें, आई कैप की प्रैक्टिस किट से करें। मेरे नोट्स में बहुत से क्वेश्चन हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, आई कैप की बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।